डबल एनफोर्स्ड बीम हम लोग क्यों डिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है? हम लोगों ने ये देखा था, जब लिमिटिंग मोमेंट जो है हमारा, जो एक्सटर्नल लोड की वजह से आएगा, अगर वो हमारा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो कि सिंगली एनफोर्स्ड बीम का था, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग डबल एनफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस या लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग ओवर एनफोर्स्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ओवर एनफोर्स्ड में हमारा फेलियर कैसा होता है? ब्रिटल फेलियर होता है ना। ओवर एनफोर्स्ड में हमारा ब्रिटल फेलियर होता है, इसी वजह से हम लोग बेटर ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम लोग डब्ल्यू एनफोर्स्ड बीम को ही डिज़ाइन करें। ठीक है, जी फिर सर। उसके बाद हम लोग डब्ल्यू एनफोर्स्ड बीम की एनालिसिस किए थे। डब्ल्यू एनफोर्स्ड बीम मतलब टेंशन साइड में भी हम लोग स्टील प्रोवाइड करेंगे, एज वेल एज कंप्रेशन साइड में भी हम लोग स्टील प्रोवाइड करेंगे। इसी को हम लोग डब्ल्यू एनफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करना कहते हैं। हम लोग चाहते हैं तो एरिया ऑफ स्टील सिर्फ नीचे प्रोवाइड कर सकते थे टेंसाइल जोन में, लेकिन उससे होता क्या, हमारा सेक्शन ओवर इन्फोर्स्ड हो जाता, जिसके वजह से हमें ब्रिटल फेलियर मिलता, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो बीम है, स्ट्रक्चर है, उसमें ब्रिटल फेलियर हो, है ना, क्योंकि ब्रिटल फेलियर बिना वार्निंग के फेलियर हो जाता है। ये स्ट्रेन डायग्राम देखे थे, स्ट्रेस डायग्राम देखे थे। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद ही रखना है, कुछ दिमाग में रखना है। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, जितना डाटा है वो दिमाग में रखो। स्ट्रेन डायग्राम याद ही करना है, प्रैक्टिस करना है, इसी को लिख के प्रैक्टिस करो, इसी को याद करो। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करोगे फंस जाओगे। ठीक है, जी सर। स्ट्रेन डायग्राम हो गया, स्ट्रेस डायग्राम हो गया। हम लोग सिंगल रेनफोर्स्ड बीम में C1 फोर्स देखे थे, और यहाँ पे हम लोग C1 और C2 दो फोर्स देख रहे हैं। C2 फोर्स कहाँ से आ गया? जो एरिया ऑफ स्टील हमने कंप्रेशन साइड में प्रोवाइड किया है, उसी का फोर्स यहाँ पे C2 हमने लिखा है। हम लोग समझते हैं फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। FSC क्या है? कंप्रेशन जोन में जो स्टील है उसका स्ट्रेस है, और ASC क्या है? एरिया ऑफ स्टील। ओके, FSC से क्या समझे हम लोग? स्ट्रेस ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, है ना, या फिर बोल सकते हो स्ट्रेस ऑफ कंप्रेशन स्टील। टोटल कंप्रेसिव फोर्स C1 और C2 हमारा अलग अलग फोर्स है। C1 सिंगल रेनफोर्स्ड बीम की वजह से हम लोगों ने निकाला था, और C2 जो फोर्स है अभी कंप्रेशन में जो स्टील प्रोवाइड किए हैं उसके वजह से फोर्स जो आ रहा है वो C2 है। तो C1 और C2 मिला करके दोनों मेरा टोटल कंप्रेशन फोर्स हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकल के आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर सर। टोटल टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST, ये टोटल टेंशन फोर्स हो गया। लीवर आर्म में कोई समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला लीवर आर्म ये हम लोग सिंगल सर एनफोर्स बीम में देख चुके हैं। दूसरा लीवर आर्म आपका हो जाएगा जो आपका ये वाला लीवर आर्म होगा, देखो यहाँ से LA1 ये वाला C1 फोर्स से लेकर T फोर्स तक लीवर आर्म 1, और C2 फोर्स से लेकर के T फोर्स तक जो अपना डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको हम लोग लीवर आर्म 2 बोले। हम लोग अब FSC की बात करते हैं। FSC कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हम लोगों ने देखा था कि एजम्पशंस ई में पेज नंबर 89 में, जब हम लोग सिंगल एनफोर्स्ड बीम वहाँ पे स्टडी कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जो भी रेनफोर्समेंट का स्ट्रेस होता है वो हम लोग स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो जो भी स्ट्रेसेस होगा स्टील में, हम उसको स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की हेल्प से उसको डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो ये दो हमारा टेबल था, जो कि SP16 में मैंने बताया था कि SP16 देख लेना, वहाँ पे तुम्हें ये दोनों टेबल मिल जाएगा, है ना। पेज नंबर 13 में ये वाला मिल जाएगा, ये वाला पेज नंबर 13 में मिल जाएगा, और ये वाला पेज नंबर इसके ऊपर वाले पेज नंबर में मिल जाएगा, 8 या 9 में मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, एक मिनट थोड़ा, हाँ, तो ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग
तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम लोग स्ट्रेन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो हम लोग कंप्रेशन साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं, है ना, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किए हैं उसमें स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रेन डायग्राम की हेल्प से हमने सिमिलर ट्राइंगल यूज किया और सिमिलर ट्राइंगल यूज करके हमने स्ट्रेन निकाल लिया जो कंप्रेशन साइड में स्टील प्रोवाइड किए थे उसका, है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्ट्रेन का वैल्यू निकाल के डायरेक्ट इसमें से हम लोग स्टेबल में से हम लोग स्ट्रेस का वैल्यू लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि डी डैश बाई डी, मतलब डी डैश बाई डी या डी जो कवर है आपका डी सी बाई डी, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, स्ट्रेन निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसमें से वैल्यूज लिख लेंगे स्ट्रेस वगैरह। ठीक है, चलो ये समझ गए थे। तो आज एक क्वेश्चन हम लोग किए भी थे उस पर कल, और ये एनालिसिस था आपका, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट किया था, उसके साथ एक क्वेश्चन भी किया था। आज एक न्यू क्वेश्चन है, उसको आप लोग करोगे, जल्दी से करके बताओ आंसर क्या आता है। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है? यस सर। हाँ, जल्दी से करके बताओ। चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो लिखा है डिटरमाइन द फैक्टर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। एक्चुअली जो हम लोग मोमेंट कैलकुलेट करके लाते हैं, है ना, वो फैक्टर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस रहता है ना, क्योंकि लोड जो रहता है हम लोगों का, लोड में क्या करते हैं हम लोग, लोड में जो फैक्टर हम लोग मल्टीप्लाई करते फैक्टर हैं। मल्टीप्लाई करके बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, वो किसके बराबर रहता है, फैक्टर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के बराबर ही रहता है ना। जी सर। तो एक्चुअली जो भी मोमेंट निकलेगा हमारा कैलकुलेट होके, और फैक्टर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ही निकलेगा। ठीक है, तो इसे घबराना नहीं है, फैक्टर लिख दिया। फैक्टर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ बीम, तो बीम का क्रॉस सेक्शन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। बीम का क्रॉस सेक्शन है, द बीम इज रेनफोर्स्ड विद 2 बार 16 mm डाया बार्स ऑन कंप्रेशन साइड, है ना, 2 बार है कंप्रेशन साइड में, और 4 बार्स जो है 20 mm डायमीटर का टेंशन साइड में। फोर बार्स टेंशन साइड में हम लोग प्रोवाइड कर दिए। अब जो बीम का विड्थ है वो है 230 mm, और बीम का जो इफेक्टिव, देखो ये अगर इफेक्टिव लिख के आता है ना, अगर ये इफेक्टिव लिख के आता है तो समझो ये क्या दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है। तो ये इफेक्टिव डेप्थ यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 460 mm। The compression bars are placed at a distance of 40 mm। कंप्रेशन बार्स जो है ये यहाँ से 40 mm के डिस्टेंस पे है, 40 mm के डिस्टेंस पे। यूज M20 कंक्रीट एंड FE 450। तो जो यूज हो रहा है हमारा वो क्या हो रहा है, देखो बाकी चीजें तो हमने फिगर में दिखा दिया है, शो कर दिया है, तो यहाँ पे हमें लिखने का जरूरत नहीं है, बी डी वगैरह वगैरह इसे लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीधे गिवन डाटा में यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे कि हमारा जो एरिया ऑफ स्टील है वो कितना है ना। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि यूजिंग क्या हो रहा है, M20 और FE
450। M20 से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे FCK का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 MPa, और Fe415 से कैलकुलेट कर लेंगे Fy का वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 414 MPa। और क्या क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्टील बार एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील निकाल लेंगे, 2 बार्स प्रोवाइड किया हुआ है। आप लोग करते जाओ, बनाते जाओ, आपके लिए ही क्वेश्चन है, बनाते जाओ, मुझे वैल्यू बताते जाओ, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो देखो कैसे कैसे बन रहा है क्वेश्चन। एरिया ऑफ कंप्रेशन बार है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 16 mm डाया का है ये। मेरा कैसे 4s20 डाया का है ये। एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील 2 बार्स है हमारे पास, 5/4 into 16 का स्क्वायर, ये वैल्यू कितना 402.12 40 40 402.12 स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील निकाल लेंगे हम लोग, 4 यस सर 5/4 20 का स्क्वायर 1.256 1 0.256 1.256 1256.63 आवाज कट के आ रहा है इतने लोगों का। 1256.63 सर 1256.63 1256.63 mm स्क्वायर। सर पर मेरा 2.5 आ रहा है। अरे ठीक से कैलकुलेट करो, इतना वैल्यू कैसे कम आ जाएगा, 4 × 5/4 है, 4 कट गया, 20 का स्क्वायर करो, 3.14 मल्टीप्लाई करो। सर सेम लिखे हुए तब भी आ रहा है वैसे ही। हमारा कैलकुलेशन फिर खराब हो गया, तुम देखो उसको रिसेट करो फिर डेसिमल वगैरह। मोबाइल अब मोबाइल में क्या, एग्जाम में मोबाइल में करोगे, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर में करो। 12.56। चलो ये आ गया तुम्हारा एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, एरिया ऑफ टेंशन स्टील। अब हमें कहाँ जाना होगा, सबसे पहले हमको निकालना होगा एफएससी का वैल्यू भी कैलकुलेट कर ले क्या, यस यस सर इसलिए एफएससी का वैल्यू यहाँ भी कैलकुलेट कर लेते क्योंकि आगे तो उसका जरूरत पड़ेगा ही। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, एफएससी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफएससी के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम SP16 पेज नंबर 13। तो यहाँ 361.05 डायरेक्ट वैल्यू मिल जा रहा है, हम लोग ऐसे करते हैं ना उसको, यस सर DC/D करके। तो DC/D कितना है, DC है 40 और D है कितना 460। तो ये कितना आ जा रहा है 460 वैल्यू, ये वैल्यू कितना आ जा रहा है 40/460, फिर बताना 0.086 0.086। तो इस स्ट्रेन के अकॉर्डिंग हम लोग टेबल में देखेंगे 0.086 हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ है हमारा टेबल और यहाँ हम देखेंगे 0.086। तो देख रहे हैं कि 0.086 जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है, और Fe 415 है, तो इन दोनों के बीच में ही वैल्यू होगा। तो मतलब 355 से कम और 353 से ज़्यादा। तो इंटरपोलेट कर लेंगे हम लोग क्या, यस सर कर लेंगे 0.05 का वैल्यू है 355 है ना। यहाँ पे लिख देंगे इंटरपोलेटिंग दिस वैल्यू।
बाय इंटरपोलेटिंग क्या करने वाले थे हम लोग, 0.05 का जो वैल्यू है वो कितना है, 353, यही ना था, 355, और Yes, sir. 0.1 का जो वैल्यू है, 0.10 का वैल्यू है 353, और इसका वैल्यू है 0.086 का, इसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एस सी इज इक्वल टू, जो वैल्यू निकालना है 355, और वैल्यू क्या होने वाला है 0.086 का 355 से कम होने वाला है, यही ना। तो कम होने के लिए तो 355 में कुछ कम करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ लगाएंगे माइनस साइन, ठीक है। अब ब्रैकेट देंगे, तो स्ट्रेस जो है उसका डिफरेंस लिखेंगे, और डिफरेंस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, 355 माइनस 353, इसमें डिवाइड करेंगे स्ट्रेन, और स्ट्रेन का जो डिफरेंस होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 0.1 माइनस 0.05, इस बार जो स्ट्रेन हम लोग डिफरेंस लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, ये वाले का और ये वाले का, जो स्टार्ट किए हैं उसका, और जो उसका हमको चाहिए, जिस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस चाहिए उसका लिखेंगे स्ट्रेन। तो 0.086 माइनस 0.05, ये वैल्यू एफएससी के लिए कितना आ जाता है, बताइए कैलकुलेट करके। 353 353 पॉइंट, आवाज नहीं आ पा रही आपकी। कोई बोलेगा? सर 3 होगा लास्ट में, 353 होगा। बस 353 ही होगा, और कुछ नहीं आएगा। ये कैसा आएगा सर, ये तो ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा आ गया? वन का जैसे 0.1 का 353 है ना सर, तो उसका कैसे आएगा उतना। बताओ ना कितना वैल्यू आया। ओके मिनट। 353.56 56 हो गया। अब बोलो किसको क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है, बोलो जल्दी से। सूरज कुछ बोल रहे थे तुम? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आ रही है आपकी। सूरज कुछ बोल रहे थे तुम, बोलो क्या बोल रहे थे। नहीं बोलोगे? तो ये कैलकुलेट करके कितना आया, 353.56, पक्का? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं फिर। ये वैल्यू आ गया, एफएससी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ये क्यों आया, क्योंकि देख रहे हैं ना कि इन दोनों के बीच में ही वैल्यू आना चाहिए, है ना। बीच का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इन दोनों के बीच में ही वैल्यू आना चाहिए, तो इससे कम और इससे ज्यादा वैल्यू आ रहा है, मतलब हमारा इंटरपोलेशन जो है वो सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जैसे ऐसे कैलकुलेट करते थे एक्स यू लिन वगैरह, वैसे वैसे सारा चीज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ एन। जल्दी जल्दी बना के आंसर बता दीजिए। एक्स यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ एन, तो हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो एफई 415, फॉर एफई 415 XU लीव बाई डी इज इक्वल टू 0.48, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम IS 456 220.8।
एक्सियोलीन का वैल्यू आ गया 0.48 इंटू डी। डी कितना है 4 460 220.8 460 220.8 सर। 220.8 एम। ये आ गया। यस सर। ठीक है, एक्सियोलीन निकल गया। अब लिखेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ एन। एक्सयू निकालेंगे। एक्सयू के लिए क्या करते हैं, C1 इज इक्वल टू C2 करते हैं ना, C इज इक्वल टू P करते हैं। तो C क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू P। तो C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.36 FC के। XU का 188.45। अच्छा रुकिए, लिखने दीजिए हमको तो फिर बताइएगा, पूछेंगे तो। ओके 0.36 सर। के बी इंटू एक्सयू। और जो C2 का स्ट्रेस होगा वो कैसे याद रखते हैं हम लोग, FSC अपना स्ट्रेस हो गया का। इसमें जो कंक्रीट का स्ट्रेस माइनस कर दिए, क्यों, क्योंकि इतना रिप्लेस हो गया था। और दोनों में एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, FSC ये हो गया। और टेंशन फोर्स हो गया 0.87 FY इंटू AST। ये सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 0.36 FCK का वैल्यू 20 है। P का वैल्यू कितना है बताओ जल्दी से आदिल। जी सर। D का वैल्यू क्या है 230 का सर। 230। XU को कैलकुलेट ही करना है। यस सर। FSC निकाले थे हम लोग 353.56 यस सर। यस सर। माइनस 0.45। FCK का वैल्यू हो जाएगा 20। और एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील निकाले थे वो 401 कुछ निकाले थे ना, 400 402.12। 400 402.12। 402.12। 1221। 1212। हाँ ये हो गया। फिर 0.87 FY का वैल्यू है 415। और एरिया ऑफ स्टील हम लोग कैलकुलेट किए थे 1256.3। तो यहाँ से एक्सयू का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होके आ गया 188 आ रहा सर। 190 आ रहा है सर। 188। यस सर। 190 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा सेक्शन हो गया वो क्या हो गया, अंडर एनफोर्स्ड हो गया ना। क्यों, हमारा 188.45। एक्सयू का वैल्यू है 188, 188.45 है। 45 यस सर। वन 188.45। एक्सयू हमारा आया, एक्सयू लीम आया था 220 से 220 आया था। तो हमारा क्या हो गया कि बिकॉज XU is smaller than XU lim, hence it is under reinforced section। ठीक है, ये कैसा सेक्शन हो गया, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो गया। अब अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है, जो कि क्वेश्चन बोल रहा था। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस या फैक्टर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस।
एक्सेप्ट मोमेंट करने के लिए 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे सर। नहीं नहीं, देखो यहाँ बात को समझो। बात को समझना यह है कि जो भी हम लोग मोमेंट निकालते हैं, एक्चुअली जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? बेंडिंग मोमेंट के बराबर होता है ना। यस सर। तो मोमेंट Yes, ऑफ sir. रेसिस्टेंस और बेंडिंग मोमेंट दोनों को बराबर करते हैं। क्यों? क्योंकि वही बेंडिंग मोमेंट ने रेसिस्ट करवाना है हमको, इसी बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट हाँ, sir. कराना है हमको। तो बेंडिंग मोमेंट जो हम लोग करते हैं तो वो बेंडिंग मोमेंट क्या लिखते हैं? फैक्टर बेंडिंग मोमेंट लिखते हैं ना। जो भी लोड रहता है उसके लिए क्या लिखते हैं? फैक्टर बेंडिंग मोमेंट। इसके लिए ना मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालते हैं, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट के लिए। बात समझ में आ रहा है? मान लो Yes, sir. एग्जांपल लेते हैं, 40 किलो न्यूटन मीटर का तुमको लोड दे डिजाइन करने के लिए। तुम क्या किया, इसमें 1.5 पहले ही से मल्टीप्लाई करके तुम इसको निकाला और इसके लिए बेंडिंग मोमेंट निकाला। इस लोड के लिए क्या किया? बेंडिंग मोमेंट निकाला। तो ये क्या हो गया? फैक्टर बेंडिंग मोमेंट तो ऑलरेडी हो गया। ये यहां तक समझा? Yes, sir. फैक्टर बेंडिंग मोमेंट हो गया। अब इसी फैक्टर बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट कराते हो और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के बराबर करते हो। तो ये फैक्टर बेंडिंग मोमेंट को मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के बराबर करते हैं। इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या है? फैक्टर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है। तो इसमें मल्टीप्लाई करना जरूरत नहीं है, 1.5। क्लियर है? इसी को MU यस भी सर। बोलते हैं सर, अल्टीमेट हाँ मोमेंट। हाँ हाँ, एमयू भी इसी को बोलेंगे, अल्टीमेट मोमेंट भी इसी को बोलेंगे। और जहां पे लिम लगा देंगे, एक्सयू लिम, तो वहां पे अल्टीमेट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बोल देंगे। तो यहाँ पे एमयू बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? अल्टीमेट मोमेंट ही बोलेंगे इसको, है ना। एमयू बराबर या फैक्टर बेंडिंग मोमेंट बराबर जो हमारा फॉर्मूला था, C1 इंटू LA1 प्लस C2 इंटू LA2। निकाल लो इसको, कैलकुलेट कर लो। 178.33 किलो न्यूटन मीटर। 0. C1 लिखते हैं 0.36 FCK, B XU। ये तो C1 फोर्स हो गया, इसका लीवर आर्म हो जाएगा D माइनस 0.42 XU प्लस C2 फोर्स लिखेंगे FSC माइनस 0.45 FCK। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर लीवर आर्म हो जाएगा D माइनस DC। तो इतना वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हमारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का आ जाएगा, है ना। जो जो वैल्यूज है वो पुट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगा फिर कितना? 178 कुछ आ रहा है सर, 178.33 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया आंसर। कुछ क्वेश्चंस है उसको नोट कर लो। ये बन गया पूरा, इसमें कुछ दिखाना है तो बोलो जल्दी से। कहीं पे कोई दिक्कत हो ये क्वेश्चंस में? नो सर, इसमें तो वही सेम कल ये वाला कंसेप्ट था। हाँ सेम वही है, हाँ वही था, है ना। ये और क्वेश्चन हम और तुमको सेम सर। हम तुमको जो है पूरा का पूरा PDF भेज देते हैं। जिसके पास बुक नहीं है ना उसके लिए हम PDF भेज देते हैं बुक का, ठीक है। यस सर, वो जरूरी है। PDF हम भेज देते हैं, देखो ग्रुप में अभी चल जाएगा PDF, ओके सर। ठीक है। और उसमें जो जो समझ में नहीं आएगा वो तुम पूछ लेना, ठीक है। ठीक है। इसको हम क्लासरूम में भी असाइनमेंट दे देंगे, ये सारा हाँ, क्वेश्चन। यस सर। ठीक है। सर और बना के व्हाट्सएप सेंड कर देंगे। नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं करना है, गूगल क्लासरूम में भेजना है। जो भी भेजना है गूगल क्लासरूम पे, व्हाट्सएप पे कोई नहीं भेजेगा। ओके सर। बहुत हम लफड़ा है। गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट दे देते हैं, वहीं पे मटेरियल पोस्ट करना है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है कोई। समझ में आ रहा है? वो थोड़ा। यस हाँ, सर। 1 मिनट सर। हम्म, बोल रहे हैं ना सर। हम्म, बोलिए बोल सुन। रहे हैं जो स्ट्रेन और स्ट्रेस जो था एपी 415 का जो था
हम्म, एक जो बड़ा सा आप टेबल दिखा रहे थे स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन लगा। देखो अब टाइम जो है 7 मिनट तुम्हारे पास बचा हुआ है, इसमें जो हो सकता है बोलो क्या कहता है। ओके सर, थोड़ी सा ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट में समझ जाएंगे, थोड़ा सा सही से। कहाँ पे? वो टेबल जो दिखा रहे थे उसमें समझना है। हाँ हाँ वही सर, स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला, वो तो डी/सी वाला तो समझ गए, ये हाँ साइड वाला, ये साइड ये वाला, तो ये वाला में हाँ क्या ये वाला। करना है, ये वाला में क्या करना है, स्ट्रेन का वैल्यू निकालना है। जैसे कि अभी देखो, जैसे यहाँ ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया है ना, यहाँ पे तुमको क्या वैल्यू पता होगा, एक्सयू का तो वैल्यू पता नहीं होगा, तो हम लोग क्या वैल्यू पुट कर देंगे, एक्सयूलियम का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। और डीसी का वैल्यू क्या करेंगे, डीसी का वैल्यू तो पता ही होगा, तो एक्सयूलियम माइनस डीसी डिवाइड बाई एक्सयूलियम इंटू 0.0035, उससे जो स्ट्रेन आएगा, और जो यहाँ पे जो भी मान लो इसके बीच में स्ट्रेन आया, तो इसके बीच का स्ट्रेस लिख देंगे, जैसे इसमें लिखते थे। कैलकुलेट कर देंगे। समझ गए, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सयू नहीं निकलेगा हमारे ट्रायल पास। लिया जाता है ना सर, क्या? इसमें ट्रायल भी लिया जाता है, जैसे एक्सयूलियम इसमें रखें, उसके बाद एक्सयू मेरा निकल गया, फिर वही एक्सयू रख कर करके हाँ, हम ट्रायल कर एप्सिलॉन सकते जो निकालते हैं, हैं उसके बाद। ट्रायल मेथड भी कर सकते हैं, कर सकते हो तुम्हारा ट्रायल मेथड, लेकिन सबसे आसान जो है चीज़ वही मैं बता रहा हूँ, बाकी चीज़ों में बहुत दिक्कत है। पढ़ना एक चीज़ थोड़ी है, ठीक है। क्या के लिए ट्राई करोगे, जब डायरेक्ट अब तुमको सॉल्यूशन दे रहे हैं तो फिर क्या ट्राई पे जा रहे हो। बहुत सारे मेथड है, अलग अलग बुक में, ढेर सारे बुक में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, तो सबसे सिंपलेस्ट हम तुमको बता रहे हैं। ये पहले सिंपल चीज सीख लो, उसके ये बाद मेथड उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आरसीसी का जितना बुक, वैसे तो विड्थ का भी ट्रायल कर सकते हैं। हाँ हाँ, वैसे आरसीसी का जितना बुक भी देखोगे ना,